जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको जीके जीएस का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग क्या करेंगे। इस सेशन के अंतर्गत जो आपको बीएसएससी इंटर लेवल जो आपको भर्ती आई है उसका, इसके अलावा जो बीपीएससी टीचर है, बिहार दरोगा है, इस समय जो पूछे जाने वाले जो जीके जीएस का जो प्रश्न है उसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले के जो आपको 12 क्लास है उसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, कह रहा है साथियों कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो है वो आपको क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 954, 919, उसके बाद है 933, 918। तो देखिए, तब ये जो जनगणना 2011 है इसके अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो आपको 918 है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी, क्या जानते हैं कि लिंगानुपात हम कहते हैं किसको, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। और नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि कुल जनसंख्या में महिलाओं तथा पुरुषों के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। तो 2011 के जो जनगणना है इसके आधार पर बिहार का यह लिंगानुपात हो गया, और बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कहेंगे तो वो आपको गोपालगंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीधे पूछेंगे कि बताइए कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो देखिए, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है साथियों वो आपको केरल है, और केरल का लिंगानुपात कितना है, वो आपको 1084 है। इसका मतलब ये हो गया कि केरल में 1084 जो है आपको महिलाओं पर आपको क्या है कि 1000 ही पुरुष है। उसके बाद पूछेंगे कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है 2011 के अनुसार वो कौन है, तो आपको हरियाणा है, जहाँ का लिंगानुपात 879 था। इसका मतलब ये हो गया कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो आपको हरियाणा में 879 है। तो जैसा भी प्रश्न आए आप इसे देख लेंगे। चलिए, अब हम इस प्रश्न के थोड़ा सा एनालिसिस को देखते हैं कि क्या इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो बिहार का लिंगानुपात है वो कितना है, 918। इसको आपको याद रखना है। दूसरी बात की आपको बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपको कौन है, तो आपको गोपालगंज है, मतलब बिहार का, ठीक है ना, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, जहाँ का लिंगानुपात जो है 1021 है। तो बिहार में जिला की संख्या याद रखिएगा कि वो आपको 38 है, जिसमें से एक आपको गोपालगंज भी है, और यहाँ का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। उसके बाद है कि भारत का लिंगानुपात जो है 2011 के जनगणना के अनुसार वो कितना है, 943 है। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो अभी बताएं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है साथियों वो आपको केरल है। तो देखिए, तो ऐसे चीज जो है आपके जो एनालिसिस में इसलिए हम डाल देते हैं ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न है आप इसे बढ़िया से हल कर लोगे। देखो, अब कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपको कौन है, तो साथियों वो आपको हरियाणा है, जहाँ का लिंगानुपात 879 है। तो देखते होइएगा कि आपको देश में जो घटते हुए लिंगानुपात है इसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या हुआ था कि आपको 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो था वो आपको शुरू किया गया था। उसके बाद 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य तो आपको बिहार है। तो देखिए, बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, बिहार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, ठीक है ना। तो बिहार की जो साक्षरता थी 2011 के जनगणना के अनुसार वो आपको 63.82%। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो आपको बिहार का कितना है, 1106, मतलब भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो आपको कहाँ रहते हैं जानते हैं, बिहार में। और सबसे कम अगर हम पूछेंगे कि जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको कौन है, तो साथियों वो है आपको अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो आपको जनसंख्या घनत्व है वह मात्र 17 व्यक्ति क्या है कि आपको प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब देखिए कि बिहार में जहाँ आपको 1 वर्ग किलोमीटर में कितना 1106 व्यक्ति रह रहा है, तो वहीं आपको अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहा है। तो देखिए, तो यहाँ से जो कुछ आपको बताया गया सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज समझ में आगे होंगे। देखिए, और ये सभी एग्जाम के लिए, जितने भी आपको एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है ना, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिहार दरोगा हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे वो आपको बीपीएससी टीचर हो, ठीक है ना। और देखिए, और बहुत जल्द ही जो है आपको सीजीएल जो है, बिहार सीजीएल का जो है आपको 4th फेज का वैकेंसी जो है वो आपको आने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा शिद्दत से तैयारी कीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न जो कर रहा है हमारा, क्या कर रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए, कह रहा है साथियों कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो किसे मिला था। तो देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये आपको भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला
सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह पुरस्कार जो है सबसे पहले आपको 1965 में जो है वो आपको जी शंकर कुरूप को जो मिला था उनके लेख आडा कुजई के लिए, ठीक है ना। और यह मलयालम लेखक थे, कौन? तो जी शंकर कुरूप। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम किसे मिला था? तो देखिए कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत, उसके बाद है महादेवी वर्मा, निर्मल वर्मा, रामधारी सिद्धिनकर। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहला ज्ञानपीठ जो अवार्ड मिला था सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला था? 1968 में। और याद रखिएगा इनकी किस कृति के लिए मिला था? इनकी जो कृति थी चिदम्बरा, क्या है? चिदम्बरा। तो इस चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या हुआ था? 1968 में सम्मानित किया गया था। और इसमें एक लेखक और दे रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में, साथियों कितना में, 1972 में क्या हुआ था कि इनकी जो रचना है उर्वशी, क्या है? उर्वशी, ठीक है ना। तो इसी उर्वशी के लिए जो है इन्हें क्या हुआ था जानते हैं कि आपको 1972 में जो है आपको ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो आपको दिया गया था। तो एक चीज याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड है क्या? तो सीधे कहेंगे हम क्या कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा हिंदी के क्षेत्र में जो है वो आपको जो पुरस्कार कहते हैं वो है, मतलब हिंदी के क्षेत्र में नहीं कहेंगे, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा एनालिसिस की ओर, क्या है नहीं है इस पे हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए साथियों क्या कह रहा है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए तो कह रहा है कि हिंदी में सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला था किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। और एक चीज याद रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत को हम लोग प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए कि किस साहित्यकार को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं? तो क्या कहेंगे? सुमित्रा नंदन पंत जी को। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत को कब ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है? तो वो आपको 1968 में। इनकी पुस्तक जो होती है कौन? तो आपको चिदम्बरा के लिए। तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद कह रहा है कि हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता दूसरे साहित्यकार जो थे रामधारी सिंह दिनकर थे। तो रामधारी सिंह दिनकर को कब मिलता है? 1972 में। किस कृति के लिए मिलता है? तो वो आपको उर्वशी के लिए मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में। इससे आपको याद रखना है ज्ञानपीठ अवार्ड जो है सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को जो है दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 में। उनकी जो मलयालम कृति थी जिसका नाम था आपको आडा कुजई, क्या नाम था? आडा कुजई, इसके लिए दिया गया था। तो देखिए तो एक बार यह आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए कि पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो आपको किस भाषा के लिए दिया गया था? तो क्या कहेंगे? तो वो आपको मलयालम साहित्य को मिला था पहला ज्ञानपीठ अवार्ड। तो देखिए तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, क्या कह रहा है सुनिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए साइंस के ये सब कॉमन प्रश्न सब है, आप इसे देख लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस जो है वो आपको किसका मिश्रण है? तो देखिए कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, उसके बाद है नाइट्रोजन गैस तथा फास्फोरस, उसके बाद है कार्बन तथा हाइड्रोजन गैस, उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो देखिए तो ये जो प्रोड्यूसर गैस है ना ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का क्या है कि आपको मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ये आपको राइट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा प्रोड्यूसर गैस के बारे में जानते हैं कि प्रोड्यूसर गैस का उपयोग जो होता है वो आपको कहाँ होता है। तो साथियों ये जो प्रोड्यूसर गैस देख रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रोड्यूसर गैस का जो उपयोग होता है कांच तथा इस्पात उद्योग में कैसे होता है? तो आपको ईंधन के रूप में। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर गैस इसका उपयोग कहाँ होता है? तो कहेंगे कांच और इस्पात उद्योग में। और प्रोड्यूसर गैस जो है आपको बनाया कैसे जाता है? तो देखिए तो प्रोड्यूसर गैस जो है लाल तप्त कोक पर क्या होता है कि वायु प्रवाहित करके क्या होती है कि आपको बनाई जाती है। तो इस प्रोड्यूसर गैस में लगभग आपको 70% क्या होता है कि आपको नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 25% जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और 4% जो होता है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना। और अल्प मात्रा में देखिएगा तो हाइड्रोजन, मीथेन, इसके अलावा जो है ऑक्सीजन जो होती है वो होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से मिश्रण करा है तो मुख्य रूप से देखिए इसमें क्या है तो नाइट्रोजन है और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि टोटल मिला के 95% है। 4% जो है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। बाकी जो है इसमें आपको हाइड्रोजन, मीथेन व ऑक्सीजन जो है वो आपको 1% में है। तो इस सबको आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी मात्रा भी पूछ दिया जाएगा कि आपको ये जो प्रोड्यूसर गैस है इसमें आपको नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? तो आप कहोगे 70%, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या है? तो कहेंगे आपको 25%। तो साथियों जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आपके एग्जाम में आप सारी चीजों को अच्छे से देख लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, क्या कर रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए और आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से जो है मेहनत करके पढ़ना है भाई, क्योंकि देखिए बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आपको बिहार में आ रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा बिहार जो है अभी आपको सरकारी जॉब की वैकेंसी निकालने में जो है सबसे आगे है। सबसे ज्यादा जो आपको रोजगार मिल रही है अभी हाल फिलहाल में वो आपको कहाँ मिल रही था? आपको बिहार में, ठीक है ना। मतलब हमारे बिहार के तुलना में जो है कोई भी स्टेट जो है इतने आपको वैकेंसियां नहीं निकाल रही, ठीक है ना। लेकिन फिर भी लोग हमें कहते हैं पिछड़े हैं। चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो आपको खींची गई है कहाँ? तो देखिए तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना ये आपको 180 डिग्री देशांतर जो है वो आपको इस पे खींची गई है।
तो देखिए, तो ये जो 180 डिग्री देशांतर है, ये आपको पूर्व में भी है और आपको पश्चिम में भी है। तो आइए इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या करें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर जो है वो आपको खींची गई है। ये आपको याद रखना है। ग्रीनविच जो कि आपको 0 डिग्री क्या है कि आपको देशांतर है, तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 12 घंटे का क्या होता है कि आपको अंतर होता है। तो देखिए, तो ग्रीनविच जो है आपको ये हो गया 0 डिग्री, जो देशांतर देख रहे हैं क्या है, देशांतर देख रहे हैं, यही आपको ग्रीनविच है। और इससे इधर जो हो गया पूर्व देशांतर क्या हो गया, पूर्व देशांतर। इधर हो गया आपको पश्चिम देशांतर क्या हो गया, पश्चिम देशांतर। तो देखिए, तो जब हम भूगोल क्या क्या है कि क्लास लेकर आएंगे आपको स्पेशल, ठीक है ना, तो उसमें आपको ये सारे चीज बताए जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब कह रहा है कि 180 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते थे। देखिए, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो आपको क्या है, तो कहेंगे 180 डिग्री जो आपको देशांतर है उसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में क्या होता है कि एक दिन का अंतर होता है। तो ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बोरिंग स्टेट और आपको प्रशांत महासागर से होकर क्या होती है कि आपको गुजरती है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इनमें से किससे होकर नहीं गुजरती। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि आर्कटिक सागर, ठीक है ना, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और आपको क्या है प्रशांत महासागर, इससे होकर गुजरती है। बाकी जो ऑप्शन में रहेगा उससे होकर नहीं गुजरती है। उसके बाद कह रहा है कि देशांतर के द्वारा क्या होता है कि समय का जो होता है वो आपको क्या किया जाता है कि आपको निर्धारण किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए, तो देशांतर जो है समय का निर्धारण करता है, अक्षांश जो होता है वो आपको स्थिति को क्या कहता है कि आपको बताता है, और दो देशांतरों के बीच जो आपको अंतर होता है वो आपको 4 मिनट का होता है। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। मतलब सूर्य के प्रकाश को 1 डिग्री देशांतर पार करने में जो समय लगता है वो आपको 4 मिनट का लगता है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो इससे मतलब संबंधित जो भी प्रश्न आए आपके एग्जाम में सबको आपको हल करना है। चलिए अब चलते हैं आगे क्या करें, सुनिए। कह रहा है मेरे भाई कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो केंद्रीय आपको क्या है विधानसभा है उस पर बम जो फेंका था, कौन फेंका था। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, बटुकेश्वर दत्त, सुरेश सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। तो देखिए, तो बटुकेश्वर दत्त और आपको भगत सिंह क्या है, भगत सिंह, इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया था कि आपको केंद्रीय आपको जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इस पर क्या किए थे, बम फेंके थे। कब बम फेंके थे ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए, तो वो डेट था आपको 8 अप्रैल क्या है कि आपको 1800 कहना है 8 अप्रैल 1929 को यह बम जो था फेंका गया था। और इस बम फेंकने का उद्देश्य था किसी की हत्या नहीं करना, बल्कि अंग्रेज की जो बहरे कान थी उस बहरे कान को क्या करना था कि आपको जगाना था। तो चलिए इस पे थोड़ी सी क्या होगी कि आपको विशेषताएं आएगी इस क्वेश्चन का। तो इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि केंद्रीय जो आपको विधानसभा है, ठीक है ना, क्या है विधानसभा है, उसमें जो बम फेंके थे वो आपको कौन, तो बटुकेश्वर दत्त और याद रखेंगे भगत सिंह। भगत सिंह जिन्हें हम लोग शहीद आजम के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को क्या किया था कि आपको केंद्रीय विधायिका मंडल में क्या किया था कि आपको बम फेंका था। और बम जो था वो आपको हानि रही था, मतलब कि इस बम से किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था, बस अंग्रेज का जो बहरा कान था उसको क्या करना था कि आपको जगाना था। बम फेंकने का कारण क्या था, तो देखिए, तो बम फेंकने का कारण था जो आपको सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और आपको क्या है व्यापार विवाद जो विधेयक है, ठीक है ना, इस विधेयक को भारतीयों के विरोध के बावजूद भी सरकार क्या करना चाहती थी कि आपको पास करना चाहती थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली पर जो बम फेंका था किस विधेयक के खिलाफ, तो क्या कहेंगे सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और आपको मतलब व्यापार विवाद जो विधेयक है उसके खिलाफ। उसके बाद है चंद्रशेखर आजाद स्वयं को क्या कर लेते हैं कि आपको आत्महत्या कर लेते हैं। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है ना, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको रोशन सिंह क्या है, रोशन सिंह, इसके अलावा आपको क्या है कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना। इन लोगों को क्या था कि आपको काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है वो आपको फांसी की सजा मिली थी। तो यहाँ से बात आती है काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुई थी, आपको 9 अगस्त 1925 को, ठीक है ना। लखनऊ के निकट एक स्टेशन था आपको क्या कहते हैं काकोरी, वहीं पर यह कांड हुई थी जिसमें आपको सरकारी खजाना को लूट लिया गया था और 4 क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया था, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है ना। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल है, उसके बाद है आपको अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। सुरेश सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की क्या किए थे कि आपको स्थापना किए थे। तो देखिए यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि इंडियन रिपब्लिकन
जो आपको आर्मी है इसको किसने बनाया था, तो आप क्या कहोगे कि सुरेश सेन ने बनाया था। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे, जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। और देखिए एनालिसिस से आप लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि द्वितीय जनसंगति की अध्यक्षता कौन किया था। तो सबसे पहले जान लो मेरे भाई, द्वितीय जनसंगति जो होती है ना वो आपको 512 ईस्वी में होती है। कब होती है, 512 में। और ये कहाँ होता है, तो याद रखिएगा, तो ये आपको गुजरात के बल्लभी में होता है। कहाँ होता है, गुजरात का वो जगह होता है बल्लभी, यहीं पर आपको द्वितीय जनसंगति जो है वो आपको होती है। तो इस जनसंगति की अध्यक्षता जो करते हैं ना वो आपको देवर्षि क्षमा श्रवण जो है यही इसकी क्या कहते हैं कि आपको अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि द्वितीय जनसंगति में ही जैन साहित्य को अंतिम रूप से लिपिबद्ध जो है वो आपको मतलब किया गया था। उसके बाद देखिए भद्रबाहु, यह भी आपको जैन मतलब क्या है कि जानते हैं कि आपको संत थे और इन्होंने कल्पसूत्र, क्या है कल्पसूत्र, इसके अलावा भद्रबाहु चरित करके जैन ग्रंथ को लिखे थे। उसके बाद है आपको नागार्जुन, इन्हें क्या कहा जाता था, आपको भारत का क्या कहेंगे कि आपको आइंस्टीन, क्या है आइंस्टीन जो कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, नागार्जुन को। और स्थूलभद्र जो है ये आपको प्रथम जनसंगति की क्या कहते हैं कि आपको अध्यक्षता किए थे। तो याद रखिएगा कि प्रथम जो जैन संगति हुई थी, इस प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता कौन कहते थे, क्या कहेंगे जानते हैं, वो आपको स्थूलभद्र किए थे। अब देखिए अब यहाँ से बात आती है प्रथम जनसंगति कब हुई थी। तो देखिए तो प्रथम जनसंगति जो है वो आपको 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ये आपको पाटलिपुत्र में। देखिए सब याद रखिएगा। और इस समय जो आपको पाटलिपुत्र के राजा थे वो कौन थे, तो वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो देखिए तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो यहाँ से प्रश्न क्या आ सकता है, ये बताइए कि ये जो देख रहे हैं प्रथम जनसंगति वो कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। और इसकी जो आपको कहते हैं अध्यक्षता कौन किए थे, स्थूलभद्र। और उस समय जो आपको शासक थे वो कौन थे, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो जैसा भी प्रश्न है आप इसे देख लीजिएगा। और इसी जनसंगति में प्रथम जनसंगति में क्या होता है कि ये जो जैन धर्म है श्वेतांबर और दिगंबर में क्या होता है कि आपको बट जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो 6 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 7 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य कौन है। तो देखिए तो भारत में जो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो आपको कौन है जानते हैं, असम है। क्या है, असम है। और एक चीज याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस वहीं पाए जाते हैं जहां आपको तेल के कुआं जो होते हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पूर्वोत्तर में जाइएगा तो त्रिपुरा में भी प्राकृतिक गैस का काफी ज्यादा क्या होता है कि आपको उत्पादन होता है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 8 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था किसके द्वारा। तो देखिए कह रहा है गुरु गोविंद सिंह, उसके बाद है आपको गुरु नानक, अर्जुन देव, तेग बहादुर। तो याद रखिएगा कि पाहुल प्रणाली जो है वो आपको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह इनका जन्म जो होता है बिहार के पटना में होता है, ठीक है ना। कब होता है, तो याद रखिएगा 1666 में जो होता है इनका जन्म पटना साहिब में होता है। फिर है गुरु नानक, इनका जन्म जो होता है वो आपको तलवंडी में होता है। कहाँ होता है, तलवंडी में। और ये सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। और जहांगीर ने इन्हें क्या कर दिया था कि आपको मतलब हत्या करवा दिया था, यानी कि फांसी दे दिया था, ठीक है ना। तेग बहादुर इनकी हत्या जो होते हैं वो आपको कौन करवाता है, तो वो आपको औरंगजेब, क्या है औरंगजेब, ठीक है ना। तो इस सबको आपको अच्छे से याद रखना था। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि तेग बहादुर की जो हत्या है कौन करवाया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, औरंगजेब ने। और तेग बहादुर कौन थे, तो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। उसके बाद है गुरु नानक जी कौन थे, तो कहेंगे आपको सिख धर्म के पहले गुरु और सिख धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। इनका जन्म होता है तलवंडी में, ठीक है ना। कब होता है, तो ये भी याद रखिएगा 1469 में इनका जन्म होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है वो आपको 1539 में करतारपुर में होती है। तो जैसा भी प्रश्न आए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। और अर्जुन देव जी को जो फांसी पर चढ़ाया जाता है वो आपको 1606 में, ठीक है ना। तेग बहादुर इन्हें 1675 में औरंगजेब जो होता है वो आपको हत्या करवा देता है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन आइए इस पे थोड़ी सी विशेषता है, इस विशेषता को हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आप इसे देख लोगे। देखिए क्या कह रहा है कि पाहुल प्रणाली जो है कौन शुरू किया था, गुरु गोविंद सिंह। और ये सिख धर्म के क्या थे, कि 10वें और अंतिम गुरु थे, ठीक है ना। तो देखिए तो इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था जानते हैं, खालसा कहा जाता था। तो अगर आपसे प्रश्न आया कि बताइए कि खालसा पंथ जो है इसकी स्थापना कौन किया था, तो याद रखिएगा कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किया था। उसके बाद है इसमें दीक्षित होने वाले को पंच ककार, यानी पंच ककार कौन कौन है, तो देखिए केस है, कंगा है, कृपान है, कक्ष है और क्या है जानते हैं, तो आपको कड़ा है। यह आपको धारण करना पड़ता था, ठीक है ना। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक।
उसके बाद है गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को जो होता है आपको क्या होता है कि जहांगीर और क्या कि औरंगजेब के द्वारा जो होता है वो आपको मृत्युदंड दिया जाता है। तो देखिए, तो गुरु अर्जुन देव को जो मृत्युदंड दिया जाता है 1606 में किसके द्वारा, था जहांगीर के द्वारा। और इधर तेग बहादुर को जो मृत्युदंड दिया जाता है 1675 में किसके द्वारा, तो आपको औरंगजेब के द्वारा। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। फिर आपको क्या होता है कि ये जो गुरु गोविंद सिंह है, इनकी हत्या जो होती है 1607 में जो होता है, सॉरी 1700 आपको 7 में जो होता है वो आपको नांदेड़ में जो होता है वो आपको कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखिए जो एनालिसिस दिया जा रहा है उसको आपको बढ़िया से देखना है। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आते होंगे। तो आप लोग क्या कीजिए कि जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जब तक थोड़ा हम जल ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना। हम्म, हम्म। चलिए देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। आप लोग हमेशा जो है इससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन को रोज पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे। तो साथियों देखिए, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है ना, आईएनसी, इसके जो संस्थापक थे ना वो आपको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। क्या थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, मतलब एओ ह्यूम थे। तो यहाँ से एक बात आती है, कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो देखिए इसकी स्थापना जो होती है 1885 ईस्वी में, ठीक है ना। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो आपको WC बनर्जी होते हैं। तो ये सब बात आपको अच्छे से याद रखना है। और कांग्रेस जो है लॉर्ड डॉफरिन के दिमाग के ऊपर थी, ऐसा जो कहते हैं वो आपको कौन, तो लाला लाजपत राय जी ने, ठीक है ना। फिरोज मेहता देख रहे हैं, ये भी आपको क्या थे, ये आपको नरम दल के एक प्रमुख नेता थे। WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति थे जो आपको नरम दल के क्या थे, कि आपको नेता थे। और ये 1900 क्या कहते हैं कि 5 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी करके क्या करते हैं कि आपको एक संगठन को बनाते हैं। और बनारस में जो अधिवेशन होती है 1905 में, उसकी ये क्या करते हैं कि आपको अध्यक्षता करते हैं। और ये महात्मा गांधी के क्या थे, कि आपको राजनीतिक गुरु थे। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 10 में क्या करा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, 10 में उससे पहले यहाँ पर कुछ आपको उसका एनालिसिस है, इस एनालिसिस को देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो कौन थे। तो देखिए तो वो आपको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। और यह आपको ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के आपको रिटायर क्या थे, ये आपको अधिकारी थे। एओ ह्यूम जो थे वो आपको स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे, और स्कॉटलैंड के स्कॉटिश थे। भारत में आईसीएस अधिकारी की भूमिका में उदार प्रवृत्ति के कारण क्या रहते, चर्चित रहते। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना भी क्या किया था, कि अंग्रेजों के सुरक्षा कवच के रूप में कहे थे। एवं जो है इन्हें शिमला का संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिमला का संत, मतलब कि हर्मिट ऑफ शिमला। अगर पूछेंगे किसे कहा जाता है तो आप कहोगे एओ ह्यूम को। और लगभग 20 वर्षों तक एओ ह्यूम जो थे वो आपको कांग्रेस के क्या थे, कि प्रधान महासचिव बनकर रहते थे। ये कांग्रेस के संस्थापक भी थे और प्रथम महासचिव भी थे। WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम क्या थे, कि आपको अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो आपको कहाँ होता है, तो साथियों वो आपको मुंबई में होता है। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है साथियों कि इनमें से क्या है कि कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है। देखिए ऑप्शन कह रहा है चांदी, उसके बाद है लोहा, ग्रेफाइट, तांबा। तो देखिए तो विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक है वो आपको कौन है, चांदी है। इसमें चांदी देखिए, लोहा देखिए, तांबा देखिए, ये सभी जो है आपको धातु है। जबकि ग्रेफाइट जो है आपको अधातु। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है, कि आपको विद्युत का सुचालक है, ठीक है ना। तो चांदी की चालकता जो होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। और इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो आपको बहुत कम होती है। इसलिए अगर हम पूछेंगे कि बताइए कि सबसे बेहतर सुचालक कौन है, तो इस दिए गए ऑप्शन में कौन है, चांदी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो आपको राइट हो जाएंगे। चलिए अब हम थोड़ी सी इसकी विशेषता को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि चांदी जो है विद्युत का सबसे बेहतर क्या है, सुचालक है। सही बात है कि चांदी जो है विद्युत का क्या है, कि सबसे बेहतर सुचालक होते हैं। देखिए चांदी में प्रतिरोध जो होता है न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। और अगर हम पूछेंगे चालकता तो वो आपको अधिक होता है। इसलिए विद्युत का क्या होता है, कि आपको सुचालक है। चांदी जो होता है आघात वर्धनीय होता है, तन्य होता है, और यह आपको एक चमकदार धातु होता है, ठीक है ना। इसके प्रतीक की बात करते हैं तो वो आपको AG। उसके बाद है तांबा भी विद्युत का क्या कि अच्छा सुचालक है। तांबा कहने का मतलब क्या हुआ, कि आपको कॉपर हुआ। तो इसके भी रासायनिक संकेत को आपको याद रखना है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु जो है वो आपको सोना है। लेकिन सोना इतना महंगा है कि हर चीज में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। सबसे अधिक तन्य धातु की बात भी करेंगे तो आपको
सोना है, पीट पीट के इसका जो है लंबा तार जो है आपको बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। रबर, सूखी लकड़ी, ठीक है ना, प्लास्टिक, विद्युत का ये सब क्या है तो कुचालक है, क्योंकि रबर से होकर सूखी, जो आपको लकड़ी से होकर, प्लास्टिक से होकर क्या है कि विद्युत को जो है प्रवाहित नहीं किया जा सकता। तब ना देखते हैं जो लाइनमैन सब होते हैं जो विद्युत का काम करते हैं, वो क्या कहते हैं कि आपको प्लास्टिक से बने हुए चीजों को पहनते हैं, या आपको रबर जो होते हैं वो आपको अपने हाथों में लगाकर क्या करते हैं कि आपको कार्य करते हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आप लोगों को ये जो बीच में एनालिसिस दे रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन के बाद कैसा लग रहा है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में, ठीक है ना, 3 दोहरा शतक जो है वो आपको किस खिलाड़ी ने लगाया, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रश्न पूरा पढ़िए क्या कह रहा है कि एक दिवसीय यानी वनडे में जो आपको इंटरनेशनल मैच है, इसमें किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया था। तो कहने की आवश्यकता है नहीं, वो कौन हो जाएगा बताइए। तो आपको रोहित शर्मा, इन्होंने 3 दोहरा शतक बनाया है, और सर्वोच्च जो व्यक्तिगत स्कोर है आपको 264 रन का वनडे में, यह इन्हीं का है, ठीक है ना। तो 11 का राइट आंसर जो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, और रोहित शर्मा जो है आपको अभी इंडियन क्रिकेट टीम के क्या है कि आपको कैप्टन है। चलिए अब हम चलते हैं 12 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऑप्शन दे रहा है गुलजारी लाल नंदा, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो देखिए तो इसमें से 3 व्यक्ति जो है वो आपको पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और एक जो है आपको कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि गुलजारी लाल नंदा जो है पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद 13 दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद 13 दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। उसके बाद है मनमोहन सिंह। तो देखिए मनमोहन सिंह को हम लोग भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता कहते हैं, और मनमोहन सिंह के संदर्भ में एक क्वेश्चन आपको 2016 के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके हस्ताक्षर आपको नोटों पे देखने को मिलते हैं, वो कौन हो जाएंगे जानते हैं, मनमोहन सिंह। उसके बाद है आपको आयरन लेडी ऑफ इंडिया जिन्हें कहते हैं, इंदिरा गांधी को। इन्होंने क्या किया था कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब किए थे, तो आपको 19 जुलाई 1969 को, ठीक है ना। फिर उसके बाद 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो करते हैं वो आपको 15 अप्रैल 1980 को। तो इन्होंने 20 बड़े बैंकों का क्या किए थे कि आपको राष्ट्रीयकरण किए थे। तो आज जो हमारी बैंकों तक पहुंचना है वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी के कारण है। और अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं मोदी जी आए उसके बाद बैंकों तक लोगों की पहुंच हुई, तो भाई वो ना जानने वाले लोगों के लिए आज से आप लोग जान लीजिए कि बैंकों तक जो पहुंच दी वो कौन दिए, इंदिरा गांधी, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किए थे, 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये आपको 1980 में किए थे, ठीक है ना, इंदिरा। उसके बाद है राजीव गांधी। तो देखिए तो राजीव गांधी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको मिस्टर क्लीन के नाम से जानते हैं, और इन्हीं के समय में दल बदल कानून जो होता है वो आपको 1985 में पारित होता है। दूसरी बात, भारत में कंप्यूटर लाने का इन्हें श्रेय दिया जाता है, और राजीव गांधी जो है यह देश के सबसे युवा क्या है कि आपको पीएम बने थे। तो साथियों 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। और गुलजारी लाल नंदा ये भारत के पहले क्या थे कि आपको कार्यवाहक, आपको क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री बने थे, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। तो जैसा भी प्रश्न आए आप इसे देख लीजिएगा। तो 12 का राइट आंसर वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 13 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो आपको कौन सी है। तो साथियों भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना वो आपको गोदावरी, इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस बात को आपको याद रखना है। नर्मदा ये आपको पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी, ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी, कृष्णा ये आपको बंगाल की खाड़ी में क्या होती है कि आपको गिरती है। तो यहाँ से पूछेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, वो आपको गंगा है, जो आपको भारतीय क्षेत्र में क्या होती है कि आपको बहती है। और इससे अगर पूछेंगे कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, वो आपको ब्रह्मपुत्र भी हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है लगभग 2900 किलोमीटर है। लेकिन इसका जो अधिकांश हिस्सा होता है वो आपको देखिए कि चीन में क्या है, चीन यानी कि तिब्बत में बहती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें थोड़ा सा क्या है कि कुछ विशेषताएं हैं, तो इस विशेषताओं को जान लेते हैं कि क्या है, समझिए। और आपको जहां भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ये आपको गोदावरी है, और गोदावरी को हम लोग दक्षिण की क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको गंगा कहते हैं। याद रखिएगा कि गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा, ठीक है ना, या इसी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। तो इसमें पूछेंगे दक्षिण भारत की गंगा, देखिए दक्षिण भारत लग रहेगा तो हो जाएगा आपको कावेरी। उसके बाद है गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, तो आपको सबसे लंबी नदी यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और गोदावरी की जो लंबाई है वो आपको 1465 किलोमीटर है, इसे आपको याद रखना है। और गंगा नदी भारत में क्या है कि सबसे आपको लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और यह बंगाल की खाड़ी में क्या होती है कि आपको गिरती है, मतलब इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए अब है कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो आपको ब्रह्मपुत्र है, क्या है, ब्रह्मपुत्र है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो फिर इसको लंबी नदी क्यों नहीं कहते, क्योंकि यह तो आपको चाइना में भी क्या होती है कि आपको प्रवाहित होती है, इसीलिए इसकी काउंटिंग जो होती है नहीं की जाती है, ठीक है ना।
तो सारे चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है मिलकर दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है आपको सुंदरबन डेल्टा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब लोग अगला प्रश्न का आंसर दीजिए, ठीक है ना। क्या कर रहा है बताइए। बड़ा जो है आपको हल्का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए आप लोग और बनाइए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को क्या है, मैथिली भाषा को जो है वो आपको संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो देखिए कह रहा है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो यह भाई साहब नहीं होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे। 96वां संविधान संशोधन, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है 94वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। कितना जानते हैं, 2003। तो इसके द्वारा क्या किया गया था कि आपको 4 भाषा को जो है आपको संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसको कैसे याद रखोगे, देखिए तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना। बोडो क्या है, बोडो, ठीक है ना, क्या है बोडो। उसके बाद क्या हो जाएगा, सम, क्या हो जाएगा, सम। देखिए इसको आप ऐसे याद रखिएगा, बोडो सम। आप देखिए अब इसी से वो चारों भाषा आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, तो देखिए तो ये जो देख रहे हैं बी, ठीक है ना, यानी तीसरा हो जाएगा आपको बोडो। डी से जो हो जाएगा वो आपको डोगरी, क्या हो जाएगा, डोगरी। उसके बाद स से हो जाएगा आपको संथाली, क्या हो जाएगा, संथाली। और उसके बाद जो जाएगा साथियों म से वो आपको मैथिली। तो इस प्रकार से संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो आपको टोटल जो है आपको मान्यता प्राप्त भाषाएं उसकी संख्या कितनी है, तो वह आपको कितनी है जानते हैं, तो आपको 22 है। शुरू में जो था 14 था, लेकिन 1967 में आपको सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या है कि संविधान की जो आपको क्या है कि 8वीं अनुसूची उसमें आपको 3 भाषा को जोड़ा गया था। वो भाषा कौन था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्या बताइए था, तो आपको कोंकणी, कोंकणी के बाद क्या है, तो आपको मणिपुरी, मणिपुरी के बाद क्या है, तो कहेंगे आपको नेपाली। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अभी बताएं 92वां संविधान संशोधन कब होता है साथियों, अभी बताएं 2003 में। इस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और आपको क्या जानते हैं मैथिली, इस 4 भाषा को जोड़ा गया। जस्ट अभी बताएं 8वीं अनुसूची में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं उसकी संख्या कितनी है, भाई शुरू में कितना था, तो आपको 14 था। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है वो आपको कितनी भाषाएं थी, तो वो आपको 8 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में सिंधी, कोंकणी, नेपाली, उसके बाद क्या है कि आपको मणिपुरी भाषाएं भी क्या है कि आपको जोड़ी गई है। तो देखिए तो सिंधी कब जोड़ा गया है, 1967 में। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी यह कब जोड़ा गया, तो 1992 में। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप देख लीजिएगा। तो ये जो सिंधी है इसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था कि आपको जोड़ा गया था। तो उम्मीद है मेरे भाई कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि विद्युत हीटर में जो प्रयोग किया जाता है किसका, तो साथियों विद्युत हीटर में जो प्रयोग होता है ना वो आपको क्या होता है, नाइक्रोम का जो एलिमेंट होता है, नाइक्रोम का तत्व, तो उसका क्या होता है कि आपको प्रयोग किया जाता है। तो ये जो देख रहे हैं आप 15, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। तो देखिए तो विद्युत हीटर में प्रयोग किसका होता है, नाइक्रोम का। देखिए और ये जो नाइक्रोम है, ठीक है ना, नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम और आयरन, ठीक है ना, क्या है, आयरन एवं जस्ता का क्या होता है कि आपको मिश्र धातु होता है। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि देखिए ये जो नाइक्रोम है ये क्या है, तो निकिल, इसके बाद जो है आपको क्रोमियम, ठीक है ना, और आयरन एवं जस्ता का क्या है कि आपको यह एक मिश्र धातु है। उसके बाद कह रहा है कि नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध भी क्या होता है कि आपको उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है। इसीलिए वो क्या होता है कि ज्यादा तो आपको क्या कहता है कि आपको सहता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो होता है क्या होता है कि आपको अधिक होता है। कभी कभी डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि विद्युत हीटर में जो है आपको नाइक्रोम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो हम कहेंगे कि इसका गलनांक जो होता है क्या होता है कि आपको ज्यादा होता है। उसके बाद है देखिए साइटोक्रोम में क्या होता है, तो आपको लोहा उपस्थित होता है। गैलियम धातु जो होता है कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था में क्या होता है कि आपको पाए जाते हैं। मतलब कि जो सामान्य तापमान पर हम लोग रहते हैं उस पर गैलियम मतलब ये जो धातु है गैलियम वो क्या होता है कि आपको द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे चलिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा था, तो देखिए तो अनहैप्पी इंडिया जो लिखा है ना साथियों वो आपको लाला लाजपत राय ने लिखा है, ठीक है ना। तो आपको इसको याद रखना है। दूसरी बात कि लाला लाजपत राय जो है 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या हुए थे कि सर पे गहरी चोट लगने के कारण इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती, इसको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने
गीता रहस्य करके क्या किया कि आपको एक पुस्तक जो है आपको लिखे हुए हैं। उसके बाद है दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके एक पुस्तक को लिखे हुए हैं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब हम चलते हैं 17 में क्या करा है, लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी सी विशेषता जान लेते हैं। देखिए क्या करा है, और देखिए और ये पुस्तक सब आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। तो एक तरफ है आपको लेखक और एक तरफ है उनकी पुस्तक। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि द नेशन इन द मेकिंग कौन लिखे हैं, तो क्या कहेंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। न्यू इंडिया जो है कौन लिखी है? वो आपको एनी बेसेंट लिखी है। उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर होम एंड द वर्ल्ड। गोड़ा क्या है? गोड़ा ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा है। मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने भारत भारती करके एक पुस्तक लिखे हुए हैं। मोहम्मद इकबाल, ठीक है ना, वह आपको तराने हिंद पुस्तक को लिखे हुए हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम करके जो पुस्तक है वो कौन लिखे हैं? आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके अलावा आपको अल हिलाल, क्या है? अल हिलाल, ये भी जो लिखे गए हैं ना वो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। उसके बाद है महात्मा गांधी। तो ये क्या लिखे हुए हैं जानते हैं? तो ये आपको हिंद स्वराज लिखे हुए हैं, ठीक है ना। मतलब मेरे सपनों के जो भारत है वो लिखे हुए हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखे हुए हैं। तो देखिए तो सारे चीजों को आपको पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको भी आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है सुनिए। है कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो साथियों सबसे पहले जान लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था कब? 1917 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो आपको महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। तो चंपारण में क्या था कि आपको तीन कठिया व्यवस्था जो थी लागू थी। और इसके तहत क्या था कि जो वहाँ के कृषक होते थे उनको अपने भूमि के जो 20 कट्ठा जो हिस्सा होता था उसके 3 कट्ठा हिस्सा पर क्या होता था? नील की खेती करना पड़ता था। इससे उनकी भूमि काफी ज्यादा जो होती थी वो आपको खराब हो रही थी। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी जो होते हैं वो आपको चंपारण आते हैं। और वहां पे क्या होता है कि सत्याग्रह करके आपको मतलब वहां पे लागू जो तीन कठिया व्यवस्था होती है उसको समाप्त कर देते हैं। तो देखिए तो कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन नहीं था? इस प्रश्न को हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो देखिए तो जेवी कृपलानी ये थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी जी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए इसके विशेषता को थोड़ा सा हम जान सकते थे लेकिन नहीं जाने। आइए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? तो साथियों इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना होती है 1876 में। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए तो इसके जो संस्थापक होते हैं कौन होते हैं? तो वो आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी होते हैं। तो इसके संस्थापक का नाम भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ विशेषता है तो जान लेते हैं। देखिए इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना कब होती है? 1876 में। और इसके जो संस्थापक होते हैं वो आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी अभी बताए थे। इसके अलावा आपको आनंद मोहन बोस, तो दोनों आदमी का नाम आपको याद रखना है संस्थापक में कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आपको आनंद मोहन बोस। इस संगठन द्वारा पहली बार क्या हुआ था कि सिविल सर्विसेज की जो उम्र सीमा है उसको कम करने का क्या हुआ था? विरोध पूरे भारत में किया गया था। उसके बाद है इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? 1875 में। देखिए याद रखना है कि इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? 1875 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे। उसके बाद है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में कौन स्थापित किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर करते हैं। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर करते हैं। भारत के राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अम्मा सनवार बंगला ये कौन लिखते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको बढ़िया से देख लेना और जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके क्या करना है कि आपको बताना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो साथियों ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ना यह आपको 1952 में क्या किया गया था कि आपको शुरू किया गया था लोगों के भागीदारी के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो यहाँ से एक चीज याद देखिएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक तो आपको कौन थे? तो आपको लॉर्ड रिपन थे। अब देखिए 1953 आया। तो यहाँ से याद रखिएगा कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसका क्या किया गया था कि आपको गठन किया गया था, मतलब इस आयोग का गठन हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया था। 1950 की बात करते हैं तो इस समय आपको भारत का जो संविधान होता है वह पूर्ण रूप से क्या होता है कि आपको लागू होता है। तो देखिए तो जो भी ईयर वाला बात सब आएगी ना तो थोड़ा बहुत उसको मतलब खुद से रिलेटेड करके उसको मतलब चलते रहेंगे। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ बातें हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे कि आपको जानेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगला प्रश्न जो है हमारा यह क्या कर रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है?
तो देखिए, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग 10th से ही पढ़े होइएगा, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए और भी फास्फोरस है क्या आपको, जैसे सिंदूरी फास्फोरस हो गया, ठीक है ना, काला फास्फोरस हो गया, बैंगनी फास्फोरस हो गया, तो आखिर का ये सब है क्या। तो ये सब आपको समझ आइए कि ये जो फास्फोरस है उसके क्या है कि आपको अपरूप है। तो लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि माचिस के निर्माण में, तो साथियों माचिस के निर्माण में जो यूज होता है ना, वो आपको किसका यूज होता है जानते हैं, लाल फास्फोरस का। तो इधर जो देख रहे हैं लाल फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, ठीक है ना, इसके अलावा आपको पीला फास्फोरस या इसी को कहते हैं श्वेत फास्फोरस। क्या कहते हैं, श्वेत फास्फोरस। ये सभी जो है ना फास्फोरस के क्या है कि आपको अपरूप है। इसके अलावा आपको फास्फोरस के रूप में देख सकते हैं, आपको काला फास्फोरस, क्या है, काला फास्फोरस लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप सिंदूरी फास्फोरस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंदूरी फास्फोरस। तो साथियों ये सभी जो है ना वो आपको फास्फोरस के क्या है जानते हैं, तो आपको यानी कि अपरूप है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है आप इसे देख लीजिएगा। तो ये जो देख रहे हैं आपको लाल फास्फोरस, इसका उपयोग जो होता है वो आपको किस में होता है जानते हैं, वो आपको माचिस उद्योग में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए 21 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि विजय स्तंभ जो है वो किस राजपूत राजा ने बनाया था। तो साथियों कह रहा है महाराणा प्रताप, जयसिंह, राणा कुंभा। तो देखिए तो विजय स्तंभ जो है वो आपको राणा कुंभा ने क्या किया था कि आपको बनवाया था, और ये कब को राजपूत राजा थे। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा विशेषता जान लेते हैं यहाँ से कि क्या क्या विशेषताएं आएगी, थोड़ा सा देखिए। तो देखिए तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में, कहा, चित्तौड़ में जो है वो आपको विजय स्तंभ को क्या किया था कि आपको बनाया था। तो इसको आपको याद रखना है। राणा कुंभा का संबंध जो है मेवाड़ राज्य से, कहा था, मेवाड़ राज्य से, क्योंकि मेवाड़ की जो राजधानी थी वो आपको चित्तौड़ थी, ठीक है ना। उसके बाद है विजय स्तंभ, वो कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा कि विजय स्तंभ को क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ। और यह किला जो है बैराच नदी के किनारे जो है वो आपको राजस्थान में है। किस नदी के किनारे, बैराच नदी के किनारे। आगरा का किला उत्तर प्रदेश आगरा में है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल जो है आपको घोषित किया है। लाल किला दिल्ली का एक विश्व प्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण तोमर राजा अनंग पाल ने करवाया था, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो आपको कौन किया था जानते हैं, तो आपको मानसिंह ने किया था। तो ऐसे बहुत चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए लाल किला के निर्माण में आपको जब बात आएगी तो वो आपको शाहजहां ने भी करवाया था। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से इसको मारिएगा। यूनेस्को कहेंगे तो यह दुनिया का एक ऐसा संगठन है जो हमारे धरोहर स्थल को क्या करता है कि अपने विरासत सूची में उसको शामिल करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या कर रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। देखिए अभी रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है ना, और यह वीडियो जो होती है आप लोगों को सुबह सुबह प्रीमियर में मिलती है। तो सोच सकते हैं कि आप लोगों के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है। तो थोड़ा आप लोग भी हमारी मेहनत को समझिए, और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिए। देखिए क्या कर रहा है, और टाइम जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 बज रही है, ठीक है ना, स्पष्ट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। आइए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते, देखिए क्या कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता जो है वो आपको कब हुआ था। तो साथियों गांधी इरविन समझौता जो होता है ना 5 मार्च 1931 को किसके बीच होता है, तो याद रखिएगा। एक तरफ होते हैं MG गांधी, मतलब महात्मा गांधी, याद रखेंगे, ठीक है ना, और एक तरफ होता है लॉर्ड इरविन। क्या होता है, लॉर्ड इरविन। तो क्या होता है कि गांधी इरविन समझौता के व्यापकता को देखकर ब्रिटिश सरकार घबरा जाती है, और तत्कालीन वायसराय जो होता है लॉर्ड इरविन, वो महात्मा गांधी के साथ दिल्ली में एक समझौता करता है 5 मार्च 1931 को। इसी को दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता का परिणाम क्या रहा कि गांधी जी जो होते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए वो क्या हो जाते हैं कि आपको तैयार हो जाते हैं। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 23 में क्या करा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है। तो साथियों न्यू डेवलप बैंक मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि न्यू विकास बैंक, इसका जो मुख्यालय है ना चीन के संघाई में, कहाँ है, संघाई में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और यह ब्रिक्स देशों के द्वारा क्या किया गया था कि आपको इस बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए अब हम चलते हैं इसके थोड़ी सी विशेषता के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय जो है आपको कहाँ है जानते हैं, तो आपको चीन में, कहाँ है, चीन में है। और इसकी स्थापना जो होती है 15 जुलाई 2014 को किसके द्वारा होता है, तो वो आपको विश्व बैंक कहते हैं यानी कि ब्रिक्स देशों के द्वारा। केवी कामत जो है इंडिया के थे, यह इसके पहले क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। उसके बाद है इस बैंक का स्थापना जो है ब्रिक्स देशों द्वारा। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आएंगे, तो देखिए ब्राजील हो गया, ठीक है ना, क्या है, ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, इसके अलावा आपको चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये 5 देश आते हैं।
जिसका प्रारंभिक पूंजी जो था वो आपको 100 अरब डॉलर है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखो कि ये जो न्यू विकास बैंक है, नया विकास बैंक, उसका जो प्रारंभिक पूंजी था कितना था, तो 100 अरब डॉलर का था। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है ब्राजील के, उनका नाम है डिल्मा रूसेफ। याद रखिएगा कि ये वर्तमान में इसके क्या है, अध्यक्ष है विश्व मतलब क्या कहते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है ना। और ये कहाँ की है, तो आपको ब्राजील की। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न और क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो देखिए, तो 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का जो सर्वाधिक प्रतिशत है ना, वो आपको हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में लगभग आपको 90% लोग जो होते हैं गांव में रहते हैं, 10% लोग ही शहर में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए, अब इसकी थोड़ी सी विशेषता जो है, इस विशेषता के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आपको कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इसे आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण आबादी है वो कितना है, तो 90% है। भारत में सबसे कम शहरीकरण कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में। अभी बताया था सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो है वो आपको कौन है, तो देखिए, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपको महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र है। लेकिन सर्वाधिक आपको क्या कहेंगे कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है, तो वो आपको गोवा में है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। तो साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 क्या है, 243 का एक, उसी में जो है क्या जानते हैं, सॉरी 243 के आई, इसमें जो है आपको राज्य वित्त आयोग के बारे में क्या किया गया, कि आपको प्रावधान किया गया। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो राइट है वो आपको सी हो जाएंगे। तो देखिए वही कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई में जो है राज्य वित्त आयोग का क्या है कि आपको प्रावधान किया गया है। उसके बाद राज्य वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्ष पर होता है, तो आपको 5 वर्ष पर। और राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपको राज्यपाल। जैसे केंद्र में वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार से राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और यह जो राज्य वित्त आयोग है पंचायती राज और नगर पालिका के वित्तीय विषय पर अपना रिपोर्ट जो होता है वो आपको देती है। और वित्त आयोग का गठन जो होता है, देखिए केंद्रीय वित्त आयोग की बात हो रही है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। और गठन कौन करते हैं, तो ये आपको राष्ट्रपति जो है वो आपको करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, 280 के तहत। और वित्त आयोग में सदस्य कितने होते हैं, तो आपको 5 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको समझ गए क्या होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे, और क्या कर रहा है इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सा बात करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना, जहां भी दिक्कत होगी आपको क्या करना है कि आपको बताना है। देखिए आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। क्या करा है कि किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है ना, इसके अलावा पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक करके एक पुस्तक लिखे थे। ऑप्शन देखिए कह रहा है जयप्रकाश नारायण, क्या दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को हम लोग जेपी के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं बच्चों, जेपी के नाम से, ठीक है ना। और ये 1974 में क्या किए थे कि आपको पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। और भारतीय राजनीति पर आधारित इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है आपको रिकंस्ट्रक्शन, क्या है, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ऑफ इंडियन पॉलिटी, क्या है, इंडियन पॉलिटी। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अंग्रेजी थोड़ा सा मेरा उतना ही हम जानते हैं जितना आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए कि रिकंस्ट्रक्शन एंड इंडियन, सॉरी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी कौन लिखे है, तो जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है आपको इधर देखिए इंडिया डिवाइडेड जो लिखे हैं राजेंद्र प्रसाद जी। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम क्या थे कि आपको मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सुभाष चंद्र बोस जी, इनके बारे में याद रखिएगा कि इन्हें देश नायक के नाम से क्या होता है कि आपको जाना जाता। और ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1938 में और 1939 में। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आपको अच्छे से हल कर लेना है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 27 में क्या करा है कि जयप्रकाश नारायण ने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक करके क्या किए थे कि पुस्तक लिखे थे। कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये सभी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको अरविंद घोष। देखिए इसका लिस्ट बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद है नील दर्पण, दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है आपको क्या किया गया कि आपको लिखा गया, जिसमें बंगाल के जो आपको जो कृषक है, ठीक है ना, नील की खेती करने वाले, उनकी स्थिति पर चर्चा की गई है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो है आपको लिखा गया है। समाजवाद क्यों पुस्तक जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है लिखी गई है। और जयप्रकाश नारायण ने ही सबसे पहले कहा था कि आपको लोकतंत्र जो आपको दल विहीन हो, मतलब कि
दल विहीन लोकतंत्र की वकालत जो किए थे वो आपको कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण। तो साथियों सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, और आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती है आप लोग रियली में कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि जंतर मंतर जो है किसने बनवाया था? तो साथियों जंतर मंतर जो है ना वो आपको राजा सवाई जयसिंह ने क्या किया था कि आपको बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ बात जो है वो आपको हम करेंगे। देखिए तो जंतर मंतर जो अभी आपको वाराणसी, ठीक है ना, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और क्या है जानते हैं? तो आपको जयपुर में क्या है जयपुर में। और इसका निर्माण जो करवाया था कौन करवाया था? सवाई जयसिंह ने। और सवाई जयसिंह जो है खगोलविद में क्या करते थे कि आपको रुचि रखते थे, इसीलिए इसका क्या कहते हैं कि आपको निर्माण कराए थे। औरंगजेब मुगल शासक था जिसका शासनकाल इतना से इतना है, इसको याद रखिएगा। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह थे जो बाद में क्या करते हैं कि मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लेते हैं। ये सारे चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे क्या करें कि गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कहाँ है? तो साथियों गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो आपको कोयम्बटूर में है। और कोयम्बटूर जो है इसे हम लोग दक्षिण का क्या कहते हैं कि तमिलनाडु का मैनचेस्टर भी कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। उसका बाद है कोचीन, ये आपको केरल में। वाराणसी मंदिरों और घाटों का नगर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर, तो जैसा भी प्रश्न आया आपके एग्जाम में आपको बढ़िया से देख लेना। फिर आएगा मंदिरों घाटों का नगर, तो आपको वाराणसी। चलिए अब हम चलते हैं आगे, इस पर कुछ एनालिसिस है उसको हम लोग क्या करते हैं कि आपको देख लेते हैं। तो देखो भाई मेरे क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो आपको अवस्थित है। तो बिल्कुल राइट आंसर है। कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। अभी बताएं गन्ना की जन्मभूमि कौन है? भारत है। सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन अगर चीनी की बात कहा जाए तो वो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। देखिए गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ? तो आपको कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चीनी की कहेंगे महाराष्ट्र में। आप प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन तमिलनाडु में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो ये आपको कानपुर में है। भारतीय मौसम वेधशाला यह कहाँ है? तो आपको पुणे में है। तो देखिए तो यहाँ पे कुछ चीजों का जो है आपको मुख्यालय भी दिया गया है, ठीक है ना, या वो संस्थान कहाँ है वो भी दिया गया है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना, और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसे बेहतर तरीके से देख लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो साथियों ये 11वीं अनुसूची में जो है ना आपको आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन को नहीं शामिल किया गया। नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों क्या होता है कि आपको कानून बना सकते हैं। तो सबसे पहला 11वीं अनुसूची संविधान में आपको शामिल कब किया गया था? 1992 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यह आपको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो आपको पंचायती राज से। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो थोड़ा सा इसकी विशेषता है, इस विशेषता को जानते हैं। देखिए तो 11वीं अनुसूची में जो है आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नियोजन शामिल नहीं है, दिए गए ऑप्शन में। चलिए तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन संबंधी सूची का विषय अभी बताएं। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए 29 विषयों को क्या किया गया कि आपको रखा गया है, इसे आपको याद रखना है। 12वीं अनुसूची का संबंध जो है वो आपको नगर पालिका से है, और 12वीं अनुसूची भी संविधान में 74वें संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था, याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं नगर पालिका, इसको जो है 18 विषय जो है आपको दिए गए हैं, मतलब कि नगर की संस्थाओं को 18 विषय पर जो है आपको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। 11वीं और 12वीं अनुसूची को 1992 में क्या हुआ था कि आपको मतलब जोड़ा गया था, ठीक है ना। और 11वीं और 12वीं अनुसूची को जब संविधान में जोड़ा गया था उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो आपको पीवी नरसिम्हा राव थे। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो देखिए तो संविधान का जो अनुच्छेद है 315, इसमें क्या है कि आपको राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है सी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसके एनालिसिस को देख लेते हैं क्या कह रहा है। आइए तो साथियों इसके एनालिसिस को थोड़ा सा देख लें, कुछ चीजें कट रही है, अब शायद सभी लोगों को दिख रहे होंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग, और आपको क्या जानते हैं कि ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके गठन का प्रावधान जो है वो आपको किया गया है। इसके अलावा 315 के अंतर्गत ही यूपीएससी का भी क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो देखिए अनुच्छेद 315 संघ और राज्य हेतु लोक सेवा आयोग के गठन का क्या कहता है कि आपको प्रावधान करता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के भाग 14 का जो संबंध है वो आपको संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग से। तो याद रखिएगा कि भाग 14 संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग से, ठीक है ना। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक जो है संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग के बारे में क्या है कि आपको उल्लेख है। 308 से कहां तक? तो 323 तक। तो किसके बारे में? तो संघ और राज्य के लोक सेवा के बारे में।
संविधान के अनुच्छेद 315 में क्या है, आपको संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। मतलब यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, उसके सदस्य होते हैं, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति जो होता है राज्यपाल द्वारा। तो देखिए केंद्र में आपको होगा तो राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है ना। राज्य के जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा उसमें आपको राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवा को सृजित कर सकता है। और अब भी जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत 3 सर्विस आते हैं, एक आपको आईपीएस, ठीक है ना, एक आपको आईएफएस और एक जो होता है आपको आईएएस, ठीक है ना। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो आपको नई अखिल भारतीय सेवा को भी सृजित कर सकता है 312 के तहत। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो साथियों आज हम लोग क्या किए कि आपको 30 प्रश्नों का एनालिसिस किया है, ठीक है ना। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आपसे कल बेहतर क्लास के साथ। और साथियों आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों आज बस यहीं तक, मिलते हैं फिर कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।